जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आप सभी कोई जानते हैं कि 67 बीपीएससी हो या दारोगा की एग्जामिनेशन हो या बिहार एसएससी के द्वारा ली जाने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाएं, आप पूर्णतः तैयार रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। और अपने पठन पाठन के कार्यक्रम में लगातार खुद को समर्पित रखने का प्रयास कीजिए। उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उन महत्वपूर्ण वीडियोज को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी एग्जामिनेशन सकारात्मक परिणाम आपको दे पाएगी। कल महान अशोक के संदर्भ में हमने प्रारंभिक घटनाओं को बतलाया था और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि प्रारंभिक दिनों का क्रूर अशोक कलिंग युद्ध के उपरांत परिवर्तित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि चंडाशोक के नाम से विख्यात शासक और नरक नगर को स्थापित करने वाला शासक, जिसने सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्ता की भूख के कारण 99 से ज़्यादा भाइयों की हत्याएं तक कर डाली थी, वही शख्सियत कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। अक्रूर मानव से वह अहिंसात्मक नीतियों से, सदाचार के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जीतने की कोशिश करता है, भेरी घोष की जगह धम्मा के नीतियों के माध्यम से। अशोक के संदर्भ में दो चीज़ें बतलाई जानी चाहिए। हमने बतलाया था कि किस प्रकार से सुसीम के पुत्र नृग्रंथ और आजीवक संप्रदाय के मोगली पुत्र तिस और बुद्धगुप्त के प्रभाव में आकर के उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार की थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पूर्व अशोक राजतरंगिणी, कल्हण ने लिखा है राजतरंगिणी में कि वो शैव मत के उपासक थे और 60,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों को प्रत्येक दिन भोजन दिया करते थे, खुद भोजन ग्रहण करने के पूर्व। आप देखेंगे कि अशोक जब वे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और धम्मा के नीतियों का अनुसरण करना शुरू करते हैं, तो धम्मा संस्कृत शब्द का रूपांतरित रूप है। धम्मा संस्कृत के धर्म से ही उत्पन्न होता है। आप देखेंगे कि धम्मा बौद्ध धर्म से अलग है, क्योंकि धम्मा में अशोक ने नैतिक आचरणों को पोषित करने की कोशिश की। उनका ये मत था कि संसार में प्रत्येक प्राणी को उन सभी विधाओं को अपने लिए अपनाना चाहिए, समाज के लिए अपनाना चाहिए, जिसमें जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना, किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों से दूर रहना, अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा का भावना रखना। मतलब धम्मा अशोक के द्वारा उन नैतिक आचरणों को पोषित करने का कारण था। धम्मा वो नीतियाँ थी जिन नीतियों के माध्यम से समाज विदूषित होने के बजाय समाज के सभी लोगों के बीच समरसता का भावना तीव्र गति से विकसित हो पाती। आप देखोगे कि अशोक के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत अशोक के द्वारा जारी की गई विभिन्न राज्य आदेश या राजज्ञा, जिसको हम लोग अभिलेखों में देख सकते हैं। वो अभिलेख शिलाओं पे है, वो अभिलेख प्रस्तर पे हैं, स्तंभ पे, वो अभिलेख गुफाओं में हैं। तो अशोक की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, साथ साथ अशोक की धम्मा की नीतियों का संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में प्रभाव उनकी द्वारा ही लिखवाई गई अभिलेखों के माध्यम से मिल पाती है। आज हम कोशिश करेंगे अशोक के अभिलेखों को जानने और समझने का कि अभिलेख में क्या क्या उत्कीर्ण है। पहली सवाल, अशोक की जो अभिलेख है
उस अभिलेख की जो लिपि है वो 4 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। और अशोक जिस भाषा में संवाद करते हैं आम जनों के साथ, वह भाषा प्राकृत है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि लिपि और भाषा दोनों अलग होती है। जिस लेखन शैली में आप किसी विचार को संप्रेषित करते वो लिपि होती है, और जिस माध्यम से आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं वो भाषा होती है। लिखने की और पहुंचाने में दोनों में थोड़ी मूलभूत अंतर है। तो 4 भाषाओं की 4 लिपियों की बात हो रही है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी लिपि और अरमाइक लिपि। और आप देखोगे भाषा कौन सी है, तो प्राकृत भाषा है। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट। अशोक की लिपियों का अध्ययन सर्वप्रथम करने का कार्य 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने किया था। टी पैंथलर एक पादरी थे और उन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ से आने वाली जो प्रस्तर स्तंभ लेख हैं, जिसको दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने मंगवा रखा था, उसको उसने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ने की कोशिश एक पादरी टी पैंथलर के द्वारा की गई थी। कहते हैं कि अशोक की लिपि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान को मिलता है, जिसने आप देखेंगे दिल्ली टोपरा, यानी टोपरा हरियाणा में एक जगह है, और वहाँ से जो प्रस्तर अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था, उस प्रस्तर अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस वर्ष? 1837 ईस्वी में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब 2 चीज़ें हम आपको कह चुके हैं कि अशोक धम्मा की नीतियों का अनुसरण कर रहा है। अशोक धम्मा की नीतियों का अनुसरण करना शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म के विचारों को पोषित करना प्रारंभ करते हैं। अशोक की जो धार्मिक कुछ व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो बतलाया जाता है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में धम्मा यात्रा प्रारंभ की थी। पूर्व में जो बिहार यात्राएं हुआ करता था, यानी बौद्ध धर्म के दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए जो लोग विचरण किया करते थे, उससे परिवर्तित रूप उन्होंने धम्मा यात्रा प्रारंभ की अपने शासन के 10वें वर्ष से। और पहला उन्होंने धम्मा यात्रा जो की थी वो बोध गया की थी, और अपने शासन के 12वें वर्ष में उन्होंने निगाली सागर नेपाल में वहाँ धम्मा यात्रा की, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की उन्होंने धम्मा यात्रा की। यह इनकी धार्मिक क्रियाकलापों का दर्शाता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में प्रथम धम्मा यात्रा किस जगह की? तो बोध गया की। दूसरी निगाली सागर का किया नेपाल में। तीसरी आप देखोगे लुम्बिनी का करते हैं। अशोक सहिष्णु हो जाते हैं और सभी धर्मों के प्रति समभाव और सदाचार की भावना को रखने के कारण कहते हैं कि उन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाए। आप देखोगे कर्ण चौपर, ये गया में बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, उन बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए उन्होंने निवास स्थान बनाया गुफाओं में, और इसको 3 नामों से पुकारते हैं। अशोक के द्वारा निर्मित है ये कर्ण चौपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए निवास कहाँ बनवाया? तो बराबर की पहाड़ियों में उन्होंने निवास स्थल बनाया, जिसको 3 नाम से हम जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं?
कर्ण चौपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। यहाँ एक और भी बात याद रखनी है, अशोक ने बुद्ध से संबंधित जितने भी पवित्र स्थल थे उन सभी पवित्र स्थलों का भी भ्रमण किया था। और अशोक के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है, वो कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, सारनाथ हो, बोध गया हो, तो गया से प्रारंभ होता है, क्योंकि बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यहाँ से इन्होंने प्रारंभ की थी। अशोक ने भी गया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती, इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को भ्रमण किया था। किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अब 2-3 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। हम आपको बतलाना चाहेंगे कि अशोक के राजज्ञा आपको शिलालेखों में उत्कीर्ण मिलती है। हमने आपको बोला कि अभिलेख सबसे पहले जारी करने का श्रेय अशोक को ही दिया जाता है। अशोक ने ही अपने राजज्ञा को, अपने राज के आदेशों को प्रस्तरों पे खुदाई करवाना शुरू करवाया, प्रस्तर पे, शिलाओं पे, गुफाओं में। और आप देखेंगे कि अशोक के राजज्ञा से संबंधित जो उत्कीर्ण आपको शिलालेख मिलते हैं, प्रस्तर लेख मिलते हैं, उसमें वह कौन कौन से महत्वपूर्ण राजज्ञा शामिल है, वो कौन कौन से अशोक के द्वारा जारी किए गए आदेश शामिल है, उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला, 2 चीज़ें बतलाई जाती है कि अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, शिलालेख, दूसरा प्रस्तर लेख यानी शिला अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख, और तीसरी होती है गुफा अभिलेख। जो शिला अभिलेख है उसको भी हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं बृहद शिलालेख और दूसरे को कहते हैं लघु शिलालेख। आपको याद होना चाहिए कि बृहद शिलालेख शिलाओं आपको याद होगा कि शिलाओं पे उत्कीर्ण की गई जो राजज्ञा होती थी उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना संभव नहीं होता था। लेकिन जो ये प्रस्तर लेख होते हैं वह बड़े बड़े पत्थरों को काट करके उस पर राजज्ञा को उत्कीर्ण करवा के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। तो प्रस्तर अभिलेखों का ही आवाजाही संभव होती है, शिलालेखों का संभव नहीं होती। शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर अलग अलग जगहों पे उस पर उत्कीर्ण करवाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखनी है, शिलालेख जो है 2 भागों में विभाजित है। बृहद शिलालेख जो 8 स्थलों से प्राप्त होती है और 14 शिलालेख की बात की जाती है। मतलब आपको याद होना चाहिए कि 8 महत्वपूर्ण स्थलों से उसमें 14 आपके आदेश यानी शिलाओं पर लिखी हुई 14 आदेशों को उत्कीर्ण होते हुए देखेंगे। तो महत्वपूर्ण वो 8 स्थल कौन से हैं जहां आपको बृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं? तो वे हैं शाहबाज गढ़ी पेशावर में, पहला। दूसरी है मानसेहरा, ये हजारा में है, पाकिस्तान में। तीसरी है कालसी, देहरादून, देहरादून का है उत्तराखंड में। चौथा गिरनार, जूनागढ़ में। 5वीं जो है एरगुडी, ये करनूल जिला में है, आंध्र प्रदेश में। 6ठा है धौली, ये उड़ीसा पुरी में है। 7वां जोगढ़, ये गंजाम जिला है ओडिशा में, वहाँ। और 8वीं सोपारा, महाराष्ट्र थाने में। हम ये बतला रहे हैं कि जो आपको बृहद शिलालेख मिल रहे हैं वो 8 स्थलों से। तो ये 8 स्थल में आप 2 पाकिस्तान में देख पाते हैं, शाहबाज गढ़ी और पेशावर, यानी शाहबाज गढ़ी जो पेशावर में है, दूसरा मानसेहरा जो हजारा में है। अब याद रखने वाली क्या बात है? तो हम लोगों को याद रखना होता है कि ये जो 14 आपको बृहद शिलालेख मिलते हैं, 14 बृहद शिलालेख का अर्थ होता है कि 8 स्थलों से जो शिलाएं हैं उन शिलाओं पे
14 आदेश उत्कीर्ण है। अशोक के द्वारा जारी की गई 14 आदेशों को उत्कीर्ण होते हुए आप देखोगे। प्रथम आदेश में अशोक ने कहा था कि पशु बलि पर प्रतिबंध, यानी आप देखोगे कि प्रथम बृहद शिलालेख में उत्कीर्ण है कि किसी भी प्रकार की पशुओं की हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया जाना, पशु बलि की निंदा की गई है। लेकिन ये भी आप देखोगे कि प्रत्येक दिन 3 यानी 2 मोर और 1 मृग की मांस पकाई जा रही है। यानी प्रथम बृहद शिलालेख में पशु बलि पे प्रतिबंध है, लेकिन 2 मोर और 1 मृग को पकाए जाने की बात भी देखी जाती है। दूसरी जो आपका आदेश है, दूसरी जो शिलालेख में, उसमें मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था को राज्य में उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है। यानी आज वेटरनरी डॉक्टर और आपके इंसानी डॉक्टरों को हम लोग आम लोग देखते हैं, तो ये दूरतीय आपका जो बृहद शिलालेख में उसमें कौन सी आदेश है कि राज्य में इंसानों के साथ साथ पशुओं की भी चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित रहेगी। साथ साथ चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, इनका भी उल्लेख मिलता है। और माना जाता है कि चोल, पांड और कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके उस समय की परिस्थिति में अशोक का राज्य सभी जगह व्यापक रूप से प्रभावी था। तृतीय जो आपकी राजज्ञा है, तीसरी जो शिलालेख है, इसमें आदेश जारी की गई है कि प्रत्येक 5वें वर्ष में कहते हैं कि ये तीसरी जो आपका बृहद शिलालेख है, जिसमें जो राजज्ञा उत्कीर्ण है, वो राजज्ञा क्या है कि अपने शासन के 12वें वर्ष में अशोक ने ये कहा था कि प्रत्येक 5वें वर्ष हमारे राज्य के पदाधिकारी, वो रज्जुक हो सकते हैं, प्रादेशिक हो सकते हैं, वो राज्य का दौरा करेंगे और राज्य का दौरा करके राज्य के लोग। तीसरी जो आपका शिलालेख है और उसमें जो तथ्य है, अब हम लोग चौथे शिलालेख की बात करेंगे और उसमें क्या राज्यादेश है। राज्यादेश है कि भेरी घोष की जगह धम्मा घोष की घोषणा। आप युद्ध मैदान में जाते हैं, भेरी घोष किया करते हैं, युद्ध शुरू होने के पहले बिगुल बजाया करते हैं और युद्ध के मैदान में भयंकर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपरांत धम्मा की नीतियों का अनुसरण करने के लिए आप चौथे शिलालेख में अशोक के धम्मा घोष की घोषणा मिलती है। उन्होंने कहा कि अब हम समस्त संसार को धम्मा की नीतियों के माध्यम से जीतेंगे। अब युद्ध के माध्यम से रक्तपात करके जीतने के बजाय हम धम्मा की नीतियों का अनुसरण करते हुए जीतेंगे। तो भेरी घोष की जगह धम्मा घोष की घोषणा किस शिलालेख में मिलती है? तो चौथे शिलालेख में मिलती है, चौथे आदेश के रूप में। और 5वां जो शिलालेख है, उस 5वें शिलालेख में आप देखेंगे कि शासन के 14वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कि 5वें बृहद शिलालेख में जो आदेश उत्कीर्ण है, वो आदेश यह है कि अशोक अपने शासन के 14वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति धम्मा की नीतियों के फैलाव के लिए करते हैं कि धम्मा की नीतियां प्रत्येक राज्य के लोगों तक पहुंच पाए। इसके लिए महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में देखने को मिलती है। 6ठा शिलालेख में देखेंगे, बहुत बड़ी और किसी को भी प्रेरित कर देने का ये आदेश होगा। 6ठे शिलालेख में जो उनका ये आदेश है कि मैं राज्य की प्रजा के लिए प्रत्येक पल उपस्थित हूँ। मैं अगर भोजन कर रहा हूँ, अगर मैं शयन कक्ष में हूँ, मनोरंजन में अगर लिप्त हूँ, किसी भी समय प्रतिवेदकों के दुख और दर्द के लिए मैं उपस्थित हूँ। यानी आप सोचो
कि दिन हो या रात हो, शयन कक्ष में हो या भोजन गृह में, मनोरंजन गृह में हो या युद्ध या किसी अन्य स्थल पे, प्रजा के हितों का ख्याल रखने के लिए मैं प्रजा के लिए सदैव तत्पर हूँ। यह घोषणा जो है आपके छठे शिलालेख में मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रजा के लिए आपके 7 दिन 24 घंटा उपस्थित रहने का वादा आपके छठे अभिलेख में देखने को मिलती है। 7वां जो शिलालेख है, इसमें सभी संप्रदायों के लिए एक साथ रहने की अपील की जाती है अशोक के द्वारा। 7वां शिलालेख में जो आदेश जारी किए गए अशोक के द्वारा, उसमें समरसता की भावना को, भ्रातृत्व की भावना को विकसित करते हुए अशोक का यह अपील करते हैं कि सभी धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं। अगर मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य धर्मावलंबी लोग भयभीत हों या अलग अलग रहने का प्रयास करें। तो ये समरसता की भावना को के प्रतीक भी है 7वां आदेश, 7वां शिलालेख। और 8वें शिलालेख में आप देखेंगे कि 10वें वर्ष से धम्म यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है। आपकी 8वें शिलालेख में अशोक किस राजज्ञा को जारी करता है? वो कहता है कि अभी तक जो हम लोग विहार कर रहे थे, यानी बौद्ध या जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को घूमने निकल रहे थे, अब हम लोग धम्मा यात्रा पर निकलेंगे। इन नीतियों को समस्त लोगों तक पहुंचाने के लिए निकलेंगे। और इसीलिए तो हमने पहले ही आपको कह रखा है कि धम्मा के फैलाव के लिए जो धम्मा यात्रा होती है उनकी, तो सबसे पहले वो बोधगया जाते हैं। बोधगया के बाद आपने देखा होगा अपने शासन के 12वें वर्ष में वो निगाली सागर नेपाल जाते हैं, और अपने शासन के 20वें वर्ष में धम्मा यात्रा के अंतर्गत वह कहाँ जाते हैं? तो लुम्बिनी जाते हैं। इस चीज़ का उल्लेख किस आपके शिलालेख में मिलती है? तो 10वें शिलालेख में मिलती है धम्मा यात्रा प्रारंभ। 9वें शिलालेख में आपको याद होना चाहिए, धम्म सबसे बड़ा मंगलाचार है। अशोक का ये कहना है कि धम्मा से बड़ा कोई मंगलाचार नहीं होती। आप विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और उसका जो प्रतिफल आपको मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिफल आप धम्मा को अगर अपने लिए अपना लेते हैं तो ये इससे बड़ी कोई मंगलाचार नहीं होती है। ये 9वें लेख में उत्कीर्ण है। और 10वें लेख में आप देखोगे कि यश और कीर्ति की जगह धम्मा की चाहत सबसे परोपकारी कार्य है, इसका उल्लेख मिलता है। यानी 10वां लेख आपको इस चीज़ का मेंशन करता है कि आप यश और कीर्ति की चाह करने के बजाय अगर धम्मा की नीतियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं तो यह सबसे बड़ा आपके सुख का कारण बनता है। ये है 10वां लेख। और 11वां लेख में आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने सीधी सीधी घोषणा कर दी कि संसार में धम्म से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, धम्म से बढ़कर कोई धन नहीं है, धम्म से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, धम्म से बढ़कर किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, यानी धम्म से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। ये उनकी घोषणा किस में मिलती है? तो आप देखोगे 11वें लेख में मिलती है अशोक की। और 12वें लेख में आप देखोगे कि उन्होंने सभी संप्रदायों की वृद्धि, यानी सभी संप्रदायों की लोकप्रियता में वृद्धि हो, सभी संप्रदाय की समरसता में वृद्धि हो, इसका उल्लेख किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में ही वृद्धि हो। उन्होंने ये माना 12वें शिलालेख में कि सभी प्रकार के धर्मों का विकास होना चाहिए। और 13वें शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 13वां शिलालेख में ही कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। आपने ये सुन रखा होगा कि अशोक के जीवन काल में जो 261 BC में एक बड़ी युद्ध लड़ी गई थी जिसको कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, कलिंग युद्ध का उल्लेख आपके 13वें शिलालेख में मिलता है। और 13वें शिलालेख में जो पीसीएस और आईएएस की एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। आप अंतियोक जो सीरिया के थे, तुर्मै जो मिस्र के हैं, अंतकिनी या एनिकोनी जो मकदूनिया प्रांत के हैं, मकमास जो साइरिन के हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अलेक्जेंडर जो है एस्पिरिस के हैं। ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए कि 13वें शिलालेख में किन 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख है और वे 5 राजाएं
किन किन देशों से संबंधित है। तो इसीलिए 13वें शिलालेख में इन 5 यवन राजाओं का जो लेख मिलता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से यह 13 महत्वपूर्ण शिलालेख और 14वें जो शिलालेख है, जो आदेश है, आपको याद होगी कि वो आदेश पूर्ण रूपेण नहीं दृष्टिगोचर होती है, उसको समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उसकी स्पष्टता स्पष्ट नहीं होती, इसीलिए हम लोग 14वें शिलालेख का या 14वें लेख का उल्लेख नहीं करेंगे। अब 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप देखोगे कि कुछ यह क्या है, तो ये बृहद शिलालेख है, यानी शिलाओं पे राजाओं के द्वारा जारी की गई जो आदेश है, उसको अगर 2 भागों में उत्कीर्ण की जाती है तो एक बृहद शिलालेख कहा जाता है, क्योंकि बृहद शिलालेख ये 8 जगहों से 14 जो राजाज्ञा है, कुछ ऐसे आपको बृहद शिलालेख हैं जिसमें 14 के 14 राजाज्ञाओं का उल्लेख नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि धौली यानी जोरीसा और जौगर, जोरीसा गंजाम यानी उड़ीसा के गंजाम जिला से जो आपको बृहद शिलालेख की प्राप्ति हुई है, इन दोनों ही जगहों से आपकी 14 के 14 राजलेखों का उल्लेख नहीं मिलता। इस कारण से इसको हम लोग पृथक अभिलेख मानते हैं। पृथक यानी बृहद शिलालेख से ये अलग हो जाता है। और आप देखेंगे प्रथम पृथक जो अभिलेख होती है, उसमें अशोक ने एक घोषणा की कि ये मेरे राज्य के सभी लोग मेरे संतान हैं, और जिस प्रकार से पिता अपने संतान के अलौकिक और परलौकिक दोनों ही सुविधाओं का पूरा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने संतान के सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए वचनबद्ध हूँ। ये आपको याद होना चाहिए कि जो आपके धौली और जोगर, इन 2 जगहों से जो आपके शिलालेख प्राप्त हुए, उसमें 14 के 14 राजाज्ञाओं का उल्लेख नहीं है। आपको याद होना चाहिए 11वां, 12वां और 13वां, ये 3 राजाज्ञा इन जगहों के शिला पे नहीं उत्कीर्ण की गई है। इसीलिए यहाँ जो चीज़ें उत्कीर्ण है उसको पृथक हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं। अब कुछ और चीज़ें, ये तो हो गई बृहद शिलालेखों के बारे में समस्त जानकारियाँ। अब जो लघु शिलालेख है, उन लघु शिलालेखों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उभर के आती है, जैसे मस्की, ये 18 आपके लघु शिलालेखों का उल्लेख मिलता है। आप देखोगे कि मस्की जो लघु शिलालेख है, उसमें अशोक के बुद्ध शाक्य नाम का उल्लेख मिलती है। आप भाब्रू राजस्थान में जो शिलालेख मिलती है लघु शिलालेख, उसमें प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है। आप देखोगे कि भाब्रू लघु शिलालेख में ही अशोक के त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है, यानी बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख भी आपके भाब्रू शिलालेख में मिलती है। यहाँ देखोगे कि नेट्टूर और उदगेलम, यहाँ पे अशोक का नाम का भी उल्लेख मिलता है। साथ साथ गुर्जरा में भी अशोक के नाम को देखेंगे। एरगुडी जो लघु शिलालेख है, वहाँ पे देखोगे कि बुस्टू फेडन जो लिपि होती थी, जो हड़प्पा कालीन आपको लिपि देखने को मिली है, जो लेफ़्ट से राइट और फिर राइट से लेफ़्ट जो आपकी लेखन शैली हुआ करता था, उस लिपि में चीज़ें उत्कीर्ण मिलती है। तो इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बुद्ध शाक्य का उल्लेख किस लघु शिलालेख में मिलती है, तो आपको बोलना होगा कि आपको मास्की में मिलती है। भाब्रू में क्या मिलता है, तो भाब्रू जो लघु शिलालेख है उसमें प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। त्रिरत्न का उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी बुद्ध, धम्म और संघ का कहाँ उल्लेख मिलता है, तो भाब्रू लघु शिलालेख में मिलती है। अब 2-3 चीज़ें और हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अशोक ने आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में नगर की स्थापना की थी और नेपाल में देवपतन नामक नगर की स्थापना किया था। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि
अशोक के द्वारा स्थापित 2 नगरों का नाम बतलाइए। तो अगर श्रीनगर में नगर की बात करते हैं या नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की बात करते हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार से अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक रखने की कोशिश की गई है। अगर बारीकी से 1 बाय 1 इसको याद रख पाते हैं तो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका सवाल नहीं छूट पाएगा। लेकिन ध्यान देना होगा, आप पठन पाठन में रुचि लेनी होगी। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बारी बारी से हम आप तक पहुंचाएंगे और मेरा टारगेट मुख्य रूप से 67 बीपीएससी और किसी भी महत्वपूर्ण पीसीएस को कंप्लीट करवाना है। तो आप अगर पसंद आता है आपको ये हमारा प्रयास, तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें। इस पे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर इस पसीने में हम लोग वीडियो बनाते हैं तो इसके पीछे एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि अब कोरोना काल ने जो सबक दिया कि आपको ऑनलाइन आना होगा, उसी सबक का ये नतीजा है। नहीं तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की, और जितने तथ्य और चाहते हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।